वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 9 जून 2021 और 9 जून 2021 को बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दो, अगर आप यहाँ पर पहली बार विजिट किए हैं तो जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना है। वहाँ पर आपको बिहार करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहां पर आप जाके सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे वीडियो में आते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भागलपुर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए हैं। जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। इसके साथ में जर्दालू आम के साथ में कतरनी चावल और मगही पान, ये तीनों को एक साथ 2018 में मतलब कि जीआई टैग मिला था। और जीआई टैग क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर जरूर क्या कीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस, तिथियां व थीम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और महासागर दिवस का थीम था महासागर जीवन और कल्याण। और आज है 9 जून और आज है बलिदान दिवस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे और जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को अपडेट करता चलूँगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बहुत बार बोल रहे थे कि सर बिहार जीके वाला जो सेक्शन था वो क्यों हटा दिए। तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार जीके का अलग से क्लास आएगा चैनल पर जल्द ही, इसलिए यहाँ से मैंने करंट अफेयर से अलग कर दिया। यानी कि जो लोग करंट सिर्फ देखना चाहते हैं तो उन लोग को डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसी मतलब इसे ध्यान रखते हुए किया गया है। तो बिहार जीके का मतलब अलग से क्लास लिया जाएगा, कुछ दिन के बाद से स्टार्ट होगा, आप लोगों को इसकी सूचना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, हाल ही में 8 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगा दी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 10 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 10 एजेंडों पर मुहर लगाया गया है। अब यहाँ पर 10 एजेंडे क्या है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं। एक झलक यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो वहां से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि नीतीश कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में परामर्शी समिति में अध्यक्ष सदस्य नामित करने वाले प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि बिहार में 15 जून के बाद पंचायत के मतलब कार्यों का जो संचालन होगा, यानी कि 16 जून से पंचायत के कार्यों का संचालन जो होगा परामर्शी समिति के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि 15 जून को यहाँ पर जो मुख्य कार्यकाल है, जो भी पंचायत प्रतिनिधि है, सभी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 16 जून से पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शी समिति के द्वारा किया जाएगा और इस समिति का अध्यक्ष जो होंगे वो मुखिया होंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन्हें आप ध्यान रखेंगे और इसी प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई है। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट है कि बिहार पुलिस मुख्यालय में दंगा निरोधी वाहनों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के खरीद के लिए 36 करोड़ 41 लाख 20 हजार की स्वीकृति दी गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान करने के लिए 300 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि से देने का निर्णय लिया गया है। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है कि बिहार जिला आयुष चिकित्सा और राज्य आयुष चिकित्सा सेवा पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 की मंजूरी दी गई है। ये सारी चीजों का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, आप चाहे तो इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है कि दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए कुल 108 एकड़ भूमि के भू अर्जन के लिए 456 करोड़ 50 लाख 57 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि और लगभग 1 एकड़ भूमि को भी रेलवे से होने वाले एमओयू में मतलब समाहित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा नदी के तट पर अवस्थित लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माण के लिए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 के उपनियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। और फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी कि मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर के 11 अरब 73 करोड़ 93 लाख 8 हजार की राशि अकस्मिकता मतलब कि निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
तो ये सारी चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे, इसको सारे को कॉपी में ऐड कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ से आप हमारे पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये 399 का फी है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि पेड ग्रुप में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। आपके उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर आपको मतलब मटेरियल दिया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो भी चीज़ें मिलेगी वो आपको बेहतर क्वालिटी का मिलेगा। अगर आप घर बैठे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो भी मेंबरशिप लिए हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर बेहतर मतलब अनुभव हो रहा है। आप हमारे किसी भी मतलब की वीडियो में देख सकते हैं, कमेंट करके किसी भी स्टूडेंट को आप पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मटेरियल के मामले में आपको किसी भी प्रकार की कोई संदेह नहीं होगा। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी का चीज प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहां से करने जा रही है? तो बिहार सरकार इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत कहां से करने जा रही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत पटना से करने जा रही है। राजधानी पटना से इसका शुरुआत किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार इको फ्रेंडली सीएनजी बस सेवा की शुरुआत करने जा रही है और ये सारी बसें पटना नगर सेवा के तौर पर चलाई जाएगी, अर्थात ये सारी बसें राजधानी पटना में ही चलाई जाएगी। और इस पहल के माध्यम से अब पटना वासियों को कहीं भी शहर में आने जाने के लिए मतलब कम पैसे खर्च करने होंगे। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना वासियों को इलेक्ट्रिक बसों की भी सौगात दी थी और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इलेक्ट्रिक बसें जब चलाई गई थी पटना में तो उस समय भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अभी हाल ही में सीएनजी बसें मतलब कि चलाने जाने का ये निर्णय लिया गया है और ये पटना में ही चलाया जाएगा सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद के द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जल सत्याग्रह किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर हाल ही में जन अधिकार युवा परिषद द्वारा जल सत्याग्रह किया गया, जिसका नेतृत्व युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के द्वारा किया गया। और यहाँ पर आगे है कि पटना में यह सत्याग्रह कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित हुआ था, जिसमें कि युवा परिषद के नेताओं ने गंगा नदी में उतरकर पप्पू यादव की रिहाई की आवाज उठाई थी। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जल सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक नोट कीजिए, उसे पढ़िए, समझिए, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, करंट अफेयर्स की जो पूरी जिम्मेवारी है वो हमारी है। आपको यहाँ पर मैं पूरे साल आपके साथ बना रहूंगा, पिछले वर्ष भी बना हुआ था और इस वर्ष भी आपके साथ बने रहूंगा। और यहाँ पे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर करना ये मेरा मकसद है और आप लोगों को सफलता दिलाना ये मेरा उद्देश्य है। चलिए सर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जून 2021 में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रेपो दर जो निर्धारित की गई है ये 4% इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 4%। अब यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाल में रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर, यहाँ पे याद रखिएगा, ये रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है, अर्थात रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.3% रखा गया। और इस प्रकार रेपो रेट लगातार छठी बार अपरिवर्तित रहा। यहाँ पर आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है शक्तिकांत दास। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो अध्यक्षता हुआ इसमें 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति परिषद समिति की अध्यक्षता हुआ और जिसमें इस रेपो रेट को और जो रिवर्स रेपो रेट था ये दोनों को मतलब कि अपरिवर्तित रखा गया है। और यहाँ पे एक फैक्ट और भी था जो कि रेपो रेट है जो कि 4% है, ये छठी बार अपरिवर्तित रखा गया है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है, यानी कि जून 2021 में जो रेपो रेट निर्धारित हुआ था वो छठी बार अपरिवर्तित रहा था। तो प्रश्न आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। उनमें से यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण को मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आरबीआई का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया।
और नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का प्रतीक चिन्ह होता है ताड़ का पेड़ और बाघ। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर अभी लोगों में देख सकते हैं ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। और इसका मुख्यालय है मुंबई और वर्तमान में शक्तिकांत दास जो कि उर्जित आर पटेल की जगह पर है। और ये 25वें गवर्नर है आरबीआई का। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आरबीआई से संबंधित आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पर आपको रिसेंटली कुछ ई बुक लॉन्च किया गया, कुछ पीडीएफ लॉन्च किया गया इस चैनल के माध्यम से, उसके बारे में यहाँ पे दिखा दूं आपको। ये सारे पीडीएफ है जिससे कि आप यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। केरल के द्वारा भी हाल ही में ये लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, इसके बारे में आपको बता दूं। तो केरल सरकार ने हाल ही में शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनका समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए यह नॉलेज इकोनॉमी मिशन परियोजना शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो शुरू किया गया है ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। और जो ये इसे शुरू करने का जो उद्देश्य है ये है कि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनका समर्थन करने के लिए जो कार्य राज्य में चल रहा था उनको एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए मतलब इस मिशन को लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ये यहाँ पर आप याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आगे है कि जिसके तहत कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने तथा तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को मिलने वाले राशि लगभग 200 करोड़ से बढ़कर ये 300 करोड़ निर्धारित किया गया है। तो ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी चीजों को आप ही याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कि हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले किस बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार अभी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है रंजीत सिंह दिसाले। और यहाँ पर आगे है कि उनकी नियुक्ति जून 2021 से जून 2024 तक के लिए की गई है, यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा ये जून 2021 से जून 2024 तक के लिए होगा। और आगे है कि वो विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। ये मतलब इसका उद्देश्य है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, इस परियोजना का जो उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक व्यवसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर मैंने ये ऐड किया है कि रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र के सोलापुर में मतलब कि इनका घर है। तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विश्व बैंक के अभी मतलब शिक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 7 जून 2021 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? तो अभी हाल ही में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो इसका जो थीम था इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए। सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए ये इसका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करना और रोकथाम संबंधी प्रयास करना है। और इसे मनाने की शुरुआत 7 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए इस साल 2021 का जो थीम है ये सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए, ये 2021 का थीम है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 7 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हुआ था और ये प्रत्येक वर्ष तभी से लेकर के 2018 से लेकर के मतलब कि प्रत्येक वर्ष 7 जून को ये मनाया जाता है। और ये यहाँ पर थीम आप याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपसे टारगेट दिया था 450 लाइक का, इस वीडियो में मैं आपको 450 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको वीडियो से सच में लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, प्लीज आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक क्या करो वीडियो को। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है?
तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा दिवाली तक की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मतलब 80 करोड़ गरीब लोगों को दीपावली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। और यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य गरीब लोगों का मदद करना है, गरीब लोगों का उत्थान करना है। तो करीब इनसे मतलब 80 करोड़ लोगों को मतलब कि लाभ पहुंचेगा। तो ये आप यहाँ याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप कॉपी में इसे नोट कीजिए, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप जैसे भी आपको सहूलियत लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए हाल ही में विशेष गुलाबी बूथ यानी कि पिंक बूथ शुरू किया है। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में महिलाओं के टीकाकरण के लिए गुलाबी बूथ या फिर पिंक बूथ मतलब शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृशक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य में गुलाबी बूथ या फिर पिंक बूथ की सुविधा शुरू की है। और इसकी खास बात यह है कि यह केवल मतलब कि यहाँ केवल महिलाओं का ही टीकाकरण किया जाएगा। ये बूथ पर केवल और केवल महिलाओं का टीकाकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। ये मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार है और उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है और यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड भी है। ये भी ध्यान रखेंगे। और आगे है कि 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में इनका मतलब गठन हुआ था, ये स्थापित किया गया था। और आगे है कि ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। और आगे है कि राजधानी इनका जो है लखनऊ है यहाँ का और जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और यहाँ के जो राज्यपाल है ये आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। यहाँ के पुलिस निदेशक हैं हितेश चंद्र अवस्थी। तो ये सारी चीज यहाँ से उत्तर प्रदेश से संबंधित आप याद रखें। उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले जहाज INS संध्याक को कितने वर्ष की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। तो ये 40 वर्ष की सेवा के बाद INS संध्याक को मतलब कि सेवा से रिटायर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 वर्ष इनसे सेवा लिया गया। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक को 40 वर्ष की सेवा के बाद मतलब कि 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। और इस जहाज को नौसेना मुख्यालय द्वारा अंतिम रूप से डिजाइन दिए जाने के बाद 1978 में इसका निर्माण कोलकाता में किया गया था। आप जो यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं यही है INS संध्याक जो कि मतलब अभी हाल ही में इसे सेवानिवृत्त किया गया है 40 वर्ष के बाद। तो इतनी सारे फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में पेश किया गया ईगल एक्ट का संबंध किस देश से है। तो अभी हाल ही में जो पेश किया गया ईगल एक्ट ये अभी हाल ही में खूब ज्यादा चर्चे में था। तो इसका जो संबंध ये अमेरिका से है, USA से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे है कि हाल ही में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कानून ईगल एक्ट 2021 पेश किया गया है। ये आप याद रखेंगे, इनका संबंध जो है ये अमेरिका से है। आगे के वर्तमान में अमेरिका द्वारा वीजा जारी करने पर 7% प्रति देश की सीमा तय की गई है। और यदि इस कानून को सीनेट द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो भारतीय पेशेवरों और उनके परिजनों को लाभ होगा जो अमेरिका जाना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्ट है जो कि आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के थॉमस विजयन ने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है। तो नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से थॉमस विजयन को सम्मानित किया गया और इसका संबंध जो है ये केरल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि हाल ही में केरल के थॉमस विजयन ने एक पेड़ से चिपके हुए एक औरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है औरंगुटान। इसी तस्वीर के लिए मतलब इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर आगे की इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। ये यहाँ पे याद रखेंगे आप, ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके लिए। तो इसका जो मतलब कि इस तस्वीर का जो मतलब शीर्षक है यह है कि द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, ये इसका शीर्षक है। और इनको वर्ष 2021 के नेचर TTL फोटोग्राफर के लिए 8000 से अधिक एंट्रियों में से मतलब कि प्रतियोगिता के समग्र विजेता के रूप में चुना गया है। मतलब कि 8000 प्रतियोगियों के बीच मतलब इनका मतलब मुकाबला हुआ था। और आगे की जिनमें 1500 पाउंड यानी कि 1.5 लाख रुपये पुरस्कार शामिल है। थॉमस विजन अब कनाडा में बस गए, यानी कि कनाडा का नागरिकता ले चुके हैं।
तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये सारे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए दो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला महत्वपूर्ण ये है कि फोटोग्राफर जो कि टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये मतलब कि थॉमस विजन ने जीता। और इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। ये इसका थीम है, मतलब ये विषय है, इसका थीम है, यानी इसका शीर्षक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना शुरू किया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यान पर देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, इस व्हाट्सअप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रखें आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। यहाँ पर आप डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद आप निर्धारित कीजिए आपको ये ज्वाइन करना है या फिर नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो इसी तरह रोजाना देखते रहें। चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं सभी को देखने के लिए बेल आइकन जो है उन्हें दबाएं ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।